मैं एकदम खुल करके तो नहीं बोलूँगा, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे सामने बीजेपी का कैंडिडेट होगा। और नजीबुल्ला साहब खुद एक सियासी शऊर रखने वाले इंसान हैं, एक पॉलिटिकल मेजॉरिटी रखने वाला इंसान है। अगर बीजेपी के साथ वाली पार्टी के साथ मिल करके अगर वो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है तो कुछ सोच समझ के लड़ रहा होगा। मैं इसकी के लिए नजीबुल्ला साहब के साथ में रहूँगा। और ये 3 साल मिनिस्टर रहे, 2.5 साल ये हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे, 6 साल ये मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहे। इन्होंने क्या किया मुमरा के लिए? क्यों 15 साल से एक व्यक्ति हमारे यहाँ पर एमएलए बन करके जीत करके जा रहा है, मगर हमारी जो समस्या है वो ज्यों की त्यों है। जिस तरीके से आज टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से आगे आकर के बोलना चाहिए कि आप क्यों कांग्रेस को टारगेट मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, क्यों। और आज भी वही है कि गगनगिरी महाराज के वक्त में मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने आवाज़ उठानी चाहिए थी। क्यों मैं समझता हूँ इस देश के अंदर कांग्रेस को छोड़कर कोई सेकुलर नहीं है। मुझे यही समझ में नहीं आता ये शिवसेना जो है सेकुलर पार्टी कब से हो गई है। तो आपको कहीं ना कहीं मुसलमानों को और दलितों को कॉन्फिडेंस में लेकर के उनको बराबरी पर लाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती है मुसलमानों की। दलितों और मुस्लिमों को छोड़कर किसी ने भी हमें भरपूर वोट नहीं दिया। मैं नदीम दारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाबू। आपका शहर, आपके तरक्याती मंसूबे, देश को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज के हमारे आपका शहर आपके तरक्याती मंसूबे के मेहमान हैं राजू अंसारी। राजू सगीर अंसारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मुमरा शहर के समाजी कारकुन हैं। हमने इनसे आने वाले महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में ख़ास तौर से और मुमरा के लिए बात किया, डेवलपमेंट को लेकर के, असेंबली में उनके रुख को लेकर के और मुमरा में सियासी माहौल को लेकर के। क्या कहा इस पूरे मामले में राजू अंसारी ने, पेश है आपके सामने ये वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाबू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। राजू भाई, आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने जो है मुझे वक्त दिया और हम आपकी गाड़ी में बैठ के जो है बात कर रहे हैं जी। आप जिस तरह से लोकसभा का इलेक्शन इंडिया अलायंस ने जीता और बहुत अच्छा जीता, अभी यहाँ पर इस वक्त महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, 1-2 महीने के बाद होने वाले हैं। इसमें इंडिया अलायंस का क्या रोल रहेगा? सबसे पहले तो नदीम दारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा तासुरात लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। दूसरी बात आपको मैं ये बोल दूँ, जो आपने सवाल अभी किया कि इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा जीता, नहीं, हम अच्छा नहीं जीते। हम अच्छा तब जीतते जब जो नॉन मुस्लिम समाज जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, दलितों और मुस्लिमों को छोड़कर किसी ने भी हमें भरपूर वोट नहीं दिया। जिस तरीके से दलितों ने और मुसलमानों ने भर भर करके वोट दिया कांग्रेस और इंडिया अलायंस को, उसी तरीके से जितने जो और नॉन मुस्लिम है, जो बाकी हिंदू समाज के जो लोग हैं, वो लोग भी अगर अच्छे से अगर वोट हमें दे देते थे तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग मेजॉरिटी को पार कर जाते थे। मगर ठीक है, मुसलमानों ने एकदम आँख बंद करके और एक राय पर कायम हो करके इंडिया अलायंस को ये नहीं देखा कि सामने कौन कैंडिडेट खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, मगर उनको वोट दिया। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती है मुसलमानों की कि मुसलमानों ने वोट देने से पहले बार्गेन करना चाहिए था। इस जो इंडिया अलायंस के जो चीफ मतलब मैं कहूँगा चीफ जो प्रमोटर हैं, और राहुल जी गांधी साहब या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब या सोनिया जी गांधी साहब, उनके साथ मुसलमानों की सारी तंजीमों ने बैठ करके उनसे वादा लेना चाहिए था, उनके साथ में बैठ करके एक बार्गेन करनी चाहिए थी। जिस तरीके से हमने कर्नाटक में बार्गेनिंग की, जब कर्नाटक के एमएलए इलेक्शंस हो रहे थे तो उस वक्त में हमने कांग्रेस से कहा था कि हम को वन साइड वोट करेंगे। 10.5% वोट थे वहाँ पे कर्नाटक के अंदर। उन्होंने वोटिंग किया, उसके बदले में कांग्रेस ने उनको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी, चाहे वो उन्हें मिनिस्ट्री देनी हो, चाहे उन्हें एमएलए के टिकट्स देने हो, चाहे वहाँ मुसलमानों के लिए फंड्स देने की बात हुई, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने हामी भरी और लब्बैक करके आगे बढ़ा। उसी तरीके से जब हमारे एमपी के इलेक्शंस हो रहे थे तो उस वक्त में मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान को सारी तंजीमें और मुसलमान के जितने भी लीडरान हैं, उन लीडरान ने बैठ करके इंडिया अलायंस के साथ में बैठ करके गुफ्तगू करनी चाहिए थी, एक बार्गेनिंग करनी चाहिए थी कि ठीक है, हम तो देखो मुसलमान इस देश के अंदर 14.3% एज पर 2011 सेंसस, 14.5% मुसलमान एक तरफा अगर इंडिया अलायंस को वोट देता है तो ही ये आज बदल होता है। आज जो कांग्रेस 52 सीट से कूद करके 99 सीट पर पहुंच जाती है, अगर उनके अपक्ष को पकड़े हम लोग जो सांगली से जीते हैं तो 100 सीट पर पहुंच जाती हैं, या मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी है अखिलेश यादव जी की, वो 37 सीट पर पहुंच जाते हैं, या ममता बनर्जी जो है वो 31 सीट पर पहुंच जाती हैं। तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय जो है वो मुसलमानों को जाता है कि मुसलमानों ने भर भर करके वोट दिया, और मुसलमानों के साथ में दलितों ने भर भर करके वोट दिया। मगर क्या हमें ठाकुरों का वोट मिला? क्या हमें वैश्य लोगों का वोट मिला? क्या हमें सोनार का वोट मिला? क्या हमें लोहार का वोट मिला? क्या हमें ब्राह्मण का वोट मिला? नहीं, बहुत कम। आप उंगली पे गिन सकते इतने वोट हमें उन लोगों के मिले। तो अगर सचमुच में इस देश के अंदर सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है तो जिस तरीके से आप मुसलमानों को और दलितों का वोट लेते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करते हैं,
तो आपको कहीं ना कहीं मुसलमानों को और दलितों को कॉन्फिडेंस में लेकर के उनको बराबरी पर लाना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारा देश का एक दायरा है सर्वधर्म संभव, तो ऐसा क्यों है कि मुसलमान जो है वो नीचे जाता जा रहा है, दलित जो है और नीचे गिरता चला जा रहा है? इससे क्या वजह है? अभी आपने जैसे बोला कि मुसलमानों को बार्गेन करना चाहिए था, बिल्कुल बार्गेन करना चाहिए। आपको भी पता है, हम सबको पता है कि हम जितना कुरान को मानते हैं उतने हम मानते हैं संविधान को। बिल्कुल। आपके नेताओं ने संविधान को हाथ में लेकर के वोट मांगा, हमने उन पर यकीन किया, शपथ भी लिया तो संविधान को लेकर किया, तो हम उनके संविधान वाले वादे पे आ गए और उन्होंने जो है वो कर दिया। लेकिन और भी पार्टियां हैं अलायंस में, कांग्रेस के साथ में शिवसेना है। अभी वक्फ का मसला उठा था जिसमें शिवसेना के सारे मेंबर्स ने जो है ना वॉकआउट कर दिया था, इस पे आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि संविधान और कुरान शरीफ बराबर नहीं है, मगर हमारे कुरान शरीफ ने हमें ये हक दिया है, ये हमें अख्तियार दिया है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान को माने। तो संविधान को हम मानते हैं इस देश के, और इस देश के संविधान को लेकर के ही आज इस संविधान के चोले को पहन करके मुसलमान जी रहा है। और हम जितनी इज्जत संविधान की करते हैं उतनी हम किसी और कोई और धर्म इसकी इतनी इज्जत नहीं करता होगा। दूसरी बात यह है कि जो शिवसेना की आप बात कर रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता, ये शिवसेना जो है सेकुलर पार्टी कब से हो गई है? ये शिवसेना है जिसके बहुत सारे एमपीज़ की बात करूँगा। जैसे हमारे आप जानते हो कि जब 92 राइट्स हुआ था तो उस वक्त में 92 राइट्स की जो वजह थी वो थी बाबरी मस्जिद का शहीद होना। उस वक्त में बाला साहब ठाकरे ने कहा था अगर मेरे शिवसैनिकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है तो मुझे उस पर गर्व है। और इसी बात को 2019 के जब इस महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, तो इस सरकार के जब सीएम बने उद्धव जी ठाकरे साहब, तो उन्होंने हाउस के अंदर कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे शिवसैनिकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। उसके बावजूद मुसलमानों से सेकुलर मानता है, मुझे समझ में नहीं आता है। हम क्यों इनसे तवक्को रखते हैं, हम क्यों इनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं? इंडिया अलायंस जो बुनियाद पड़ी वो सेकुलर पार्टीज की बेस पे बनी, तो शिवसेना को फिर क्यों लिया आपने? अगर नहीं, मैं ये समझता हूँ इस देश के अंदर कांग्रेस को छोड़कर कोई सेकुलर नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ में रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ में रही, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ में रही, हमारे बीजू जनता दल के नवीन पटनायक या बीजू पटनायक बीजेपी के साथ में रहे, डीएमके को देख लीजिए, हमारी जयललिता बीजेपी के साथ में रही, अन्ना डीएमके को देख लीजिए जो हमारे एमजी स्टालिन है या करुणानिधि साहब, तो बीजेपी के साथ में रहे। तो हर आदमी बीजेपी के साथ में रहा या कभी खिलाफ रहा है। आप शरद पवार जी को देख लीजिए, शरद पवार साहब ने अपनी जिंदगी का जो पहला विद्रोह जो किया है वो बीजेपी को लेकर के ही किया। जब उनको जब वसंत दादा पाटिल साहब ने एमएलए बनाया था और अपने सेकंड टर्म के अंदर उन्होंने वसंत दादा पाटिल जैसी बड़ी शख्सियत को धोखा दे करके, उनके साथ में गद्दारी करके, उन्होंने उस समय बीजेपी नहीं हुआ करती थी, 1980s की बात है, ये 77 की बात है, 78 की। उस वक्त में जनता पार्टी हुआ करती थी। तो उस जनता पार्टी को साथ में लेकर के शरद पवार साहब ने सरकार बनाई थी, अपने आप को सीएम घोषित किया था। तो मैं किसी को सेकुलर नहीं मानता हूँ कांग्रेस को छोड़ करके। सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलर है, मगर चूंकि कांग्रेस के पास पूरा कंप्लीट मेजोरिटी नहीं है, कंप्लीट उनके पास अख्तियार नहीं है, जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है छोटी छोटी रीजनल पार्टियों के साथ में। और ये जो रीजनल पार्टियाँ हैं सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं, ये कभी देश का फ़ायदा नहीं देखती। चलिए हम इस पे बाद में आते हैं। अभी फ़िलहाल एक बहुत बड़ा अहम और हसास मसला उठा था कि किसी महाराज ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में गुस्ताखी किया, जिसके बाद बहुत ज़्यादा हर जगह प्रोटेस्ट हुए। ख़ासतौर से बात करें मुमरा की, तो यहाँ से शुरुआत हुई हो, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह किए गए। मध्य प्रदेश में शहजाद अली नाम के एक लीडर का इस मामले में उसका बुलडोजर बंगले चलाया गया। लेकिन इन तमाम मामलों में कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार की। देखो ऐसा है कि आप 2014 से उठा करके देख लीजिए हिस्ट्री को। 2014 में जब बीजेपी फुल बहुमत के साथ में हुकूमत में आई, तब से लेकर के आज तक कांग्रेस ने कभी भी मुसलमान जहाँ पर भी फंसा है, जहाँ पर भी परेशान हुआ है, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, चाहे वो इलीगल जिस तरीके से घरों को बुलडोजर के ज़रिए तोड़ दिया जा रहा हो, या हमारे जो क़यादत है, हमारे जो नुमाइंदगी है, उनको एनकाउंटर के ज़रिए उनको जेल में मार दिया जा रहा है, उनको बीमारी के ज़रिए मार दिया जा रहा है, तो कभी कांग्रेस ने आवाज़ नहीं उठाई। और आज भी वही है कि गगनगिरी महाराज के वक्त में मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है, हमारा आर्टिकल आप 13 से उठा करके 25 को पढ़ लीजिए, हमारा संविधान ये कहता है कि हमारे इस देश के अंदर हर जमात और हर जात की जो है हमें रिस्पेक्ट और आदर करना चाहिए। और आज एक महाराज जो है वो गगनगिरी महाराज, वो हमारे पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलता है और उनके खिलाफ बहुत अभद्र टिप्पणी करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं आगे आकर के बोलना चाहिए था कि नहीं, इस महाराज को अरेस्ट किया जाए और उसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए था कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने नहीं किया। उसी तरीके से एमपी के अंदर जिस तरीके से शहजाद अली साहब का बंगला तोड़ दिया गया, क्या उन्हीं का एक बंगला इलीगल था? उस इलाके में कईयों के बंगले इलीगल थे, मगर
जिस तरीके से आज टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से आगे आकर के बोलना चाहिए कि आप क्यों कांग्रेस को मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, क्यों मुसलमानों को मतलब दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, उनको ऑप्रेस कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, जुल्म सितम उनके ऊपर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे आके बोलना चाहिए था, मगर नहीं बोल रही है कांग्रेस। उसके बावजूद मुसलमान जो है, पूरे देश का मुसलमान जो है, वो कांग्रेस से आज भी तवक्को लगा कर बैठा है, आज भी उनसे एक्सपेक्ट करके बैठा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हमारे लिए हमारी ढाल बन करके हमारी जो संवैधानिक रक्षा है वो करेगी, हमारी जो माशरे के अंदर हमारे जो तकलीफ़ें हैं उसको दूर करेगी, हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट है उसको करेगी। मगर कहीं हमें ये उजाला दिख नहीं रहा है, कहीं ये लाइट हमें दिख रही है। तो हम कांग्रेस को फिर सेकुलर क्यों माने जब सबको साथ लेने की क्षमता नहीं है? तो नहीं, इसकी वजह बहुत बड़ी है। इसकी वजह ये है कि हम जो मुसलमान लोग हैं, हमारी गलतियां हैं, क्योंकि हम बार्गेन करना नहीं जानते। हम जब बाज़ार जाते हैं तो हम बाज़ार में जब सब्ज़ी लेते हैं तो बार्गेन करते हैं कि भाई ये 5 रुपये का क्यों है, ये 10 रुपये का क्यों है। हम बार्गेन करते हैं, हम लेंगे तुम्हारे से, मगर हमारे को सही रेट दिया जाए। उसी तरीके से जब हम वोट देते हैं कांग्रेस को, तो हमें कांग्रेस से बार्गेन करना पड़ेगा। आज 14% मुसलमान अगर एक तरफा कांग्रेस को वोट दे रहा है, तभी कांग्रेस 100 सीट लेकर के आ रही है, तभी कांग्रेस वापस पावर में आने की कोशिश कर रही है। आज जिद्दोजहद जो कर रही है उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो मुसलमानों को एक तरफा वोट देना कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के जो लीडर हैं, मैं सारे लीडर की, मैं किसी एक लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे लीडरान की बात कर रहा हूँ कि हर लीडरान ने बैठ करके कांग्रेस के साथ में गुफ्तगू करनी चाहिए, कांग्रेस के साथ में बार्गेन करनी चाहिए कि नहीं भाई हम तुम्हारे को वोट देंगे। मगर इस देश के अंदर जिस तरीके से आज मुसलमानों को ऑप्रेस किया जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों को दबाया और कुचला जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों को फाइनेंशियली तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से माशरे में मुसलमानों को तोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस एक बड़े भाई की तरह हमारे हाथ पकड़ के हमें अपने साथ में रखें और हमें आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से इस देश के अंदर हर वो शख्स, हर वो जात का आदमी मुसलमान और दलितों को छोड़कर आगे बढ़ रहा है, मगर दलित और मुसलमान जो है वो आज भी पिछड़ा हुआ ही है। और मैं आपको रिपोर्ट बता दूं, जब जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट आई, चाहे रंगनाथ मिश्रा साहब की रिपोर्ट आई, चाहे हमारे स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा कि मुसलमानों की जो हालत है वो SC और ST से भी नीचे है, जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप उससे भी नीचे मुसलमानों की हैसियत आज हो चुकी है। तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कब होगा, कब इसके ऊपर बात होगी, कब इसके ऊपर हाउस के अंदर चर्चा होगी, कब इसके अंदर हाउस के अंदर कोई कानून, कोई लॉ बनेगा कि मुसलमानों को किस तरीके से ऊपर लाया जाए। देखो एक शरीर जो होता है, उस शरीर का एक अंग अगर सड़ जाए, एक अंग अगर खराब हो जाए तो पूरे शरीर को तकलीफ होती है। उसी तरीके से इस भारत देश के अंदर जब भी मुसलमानों को तकलीफ होगी तो पूरे भारत देश को तकलीफ होगी। तो कहीं ना कहीं अगर भारत देश को आगे ले जाना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है, तो मुसलमानों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं, अभी महाराष्ट्र इलेक्शन होने वाले हैं और हम और आप दोनों लोग मुंब्रा में हैं और मुंब्रा के रहवासी। यहाँ पर जो सियासत हो रही है, जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम और उस पर लगाया जा रहा है, ये यहाँ की सियासत किस रुख पे जा रही है? मैं एक बात बोलता, देखो 2009 में मैं जितेंद्र रावत साहब के साथ में था, उनका इलेक्शन लड़वाने में। 2014 के इलेक्शन में मैं उनके साथ में रहा, मगर 2014 के बाद में मेरी दूरियां बढ़ गई, मैं उनसे दूर हो गया। फिर 2017 में उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे, मुझे हराने की कोशिश की कॉर्पोरेशन इलेक्शन में। मुझे कहते नहीं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। उसके बाद में 2019 का इलेक्शन हुआ, एक कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस था, जिसकी वजह से मुझे कांग्रेस का आदेश मानते हुए उनके साथ में रहना पड़ा, मगर मैं दिल से नहीं था उनके साथ में, मैं ऊपरी तौर पर उनके साथ में रहा और कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। और जिस तरीके से मुंब्रा कौसा के लोगों ने अबू अल्तमश फैजी साहब को 30,520 वोट दिया, ये मुंब्रा कौसा के लोगों को सैल्यूट है। और मैं ये समझता हूँ कि मुंब्रा के मुसलमानों ने आँख खोल कर ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि 15 साल से एक व्यक्ति हमारे यहाँ पर MLA बन करके जीत करके जा रहा है, मगर हमारी जो समस्या है वो ज्यों की त्यों है। क्यों है ऐसा? क्यों ऐसा नहीं है कि हमारा जो MLA जिसे हम विधानसभा में भेजते हैं, विधान भवन में भेजते हैं, तो वहाँ पर जो 6 लाख करोड़ की सालाना बजट होता है, वहाँ से वो एक प्याली भर करके बजट ला करके मुंब्रा में क्यों नहीं ला करके देता है? क्यों मुंब्रा कौसा के अंदर हॉकर्स का मामला आज तक के हल नहीं हो पाया? क्यों हमारे जो हॉकर्स है वो आज रोड के ऊपर तो बैठते हैं और हर हफ्ते हर महीने वो नुकसान उठाते हैं, जब अतिक्रमण विभाग के लोग आकर के उनकी गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, उनके सामान को नुकसान पहुँचा देते हैं। आज मुंब्रा कौसा में 8,000 रिक्शा ड्राइवर्स हैं। इन 8,000 रिक्शा ड्राइवर के बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं कि इनको रिक्शा स्टैंड कैसे होना चाहिए, इनका बे कैसे होना चाहिए, इनका पे एंड पार्क कैसे होना चाहिए। आज मुंब्रा कौसा के अंदर सिर्फ एक ही रोड है, एक ही इनकमिंग है, एक ही आउटगोइंग है। उस रोड के ऊपर किस तरीके से पे एंड पार्क होना चाहिए। मुंब्रा कौसा के अंदर सबसे बड़ी ज़रूरत जो थी वो हेल्थ एंड एजुकेशन की थी। आज मुंब्रा कौसा में एक स्कूल उन्होंने नहीं बनाया 15 साल के अंदर। आज मुंब्रा कौसा में जो हॉस्पिटल है हमारा, जिसे महानगर पालिका ने बनाया, उसको किस तरीके से इन्होंने उसको धीरे धीरे देरी करते हुए, कहते अड़ंगा डालते हुए उसके काम में देरी, उसके काम में दिरंगाई करते हुए उसके अंदर देरी लाई। आज देखो, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने
महानगर पालिका ने उसको पीपीपी तत्व के ऊपर दिया था। हमने उसका विरोध किया और हमने कहा कि हम वहाँ पर इलाज तो कराएंगे, मगर 1 रुपया किसी गरीब को देने नहीं देंगे। और उसकी बात के ऊपर हमारे सीएम एकनाथ जी शिंदे साहब ने लब्बैक कहा और फौरन उन्होंने कहा कि मैं सालाना 25 करोड़ रुपया उस हॉस्पिटल के लिए दूंगा। तो जो MPJ मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना है, उसके अंतर्गत जो स्कीम होगी उसके अंदर तो फ्री होता ही है। और एक दूसरी स्कीम होती है PMJ, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, इसके अंदर भी सारे इलाज फ्री हो जाएंगे। पर इन दोनों स्कीमों को छोड़ के, PMJ और MPG को छोड़ करके जो इलाज नहीं होते थे, उसके लिए भी हमने CM साहब से बात करके आश्वासन लेकर के हमने रेजोल्यूशन करवाया है कि सालाना 25 करोड़ रुपया देकर के हॉस्पिटल किया जाएगा। तो ये सब काम किसके थे? ये सब काम हमारे माननीय आमदार साहब के थे, जो किस तरीके से मुमरा कौसा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते थे, मुमरा कौसा में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते थे, मुमरा कौसा में जहाँ फ्लाईओवर की जरूरत है फ्लाईओवर करते थे, जहाँ स्कूल की जरूरत है स्कूल चालू करवाते थे। आज हमारे पास सेकेंडरी स्कूल, तो मैं इसके लिए बहुत बड़ा श्रेय हमारे नजीमुल्लाह साहब को दूंगा कि सबसे पहली मुमरा कौसा थाने महानगर पालिका में सेकेंडरी स्कूल जो है वो राबोड़ी में चालू कराएगी। उसी रेजोल्यूशन को लेकर के हमने मुमरा के अंदर स्कूल को चालू करवाया, जिसका बहुत बड़ा श्रेय नजीमुल्लाह साहब को जाता है। नजीमुल्लाह साहब जब महानगर पालिका में विरोधी पक्ष नेता रहे या गठ नेता रहे, तो उन्होंने हमारा बजट लेने में, क्योंकि सत्ता जो है वो शिवसेना की थी, उसके बावजूद उन्होंने 40% बजट, जो हमारे सालाना जो हमारा बजट होता 3,000 करोड़ 3,500 करोड़ का, उसका 40% बजट जो है वो लेकर के उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय जो है वो मुमरा कौसा के लोग के इलाकों को देते थे। 800 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपया, 700 करोड़ रुपया सालाना हमारे मुमरा कौसा को आता था, जिसकी वजह से हमारा हॉस्पिटल बना, हमारे स्कूल बने, हमारे UTWD के रोड बने, हमारे DP रोड्स बने, कई चीज़ें बनी, हमारा स्टेडियम बना, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। ये सिर्फ और सिर्फ महानगर पालिका से बनाई गई। तो हमने जब महानगर पालिका के हम जो मुमरा कौसा के लोगों ने जब जितेंद्र रावत साहब को वोट दिया, तो हमारी ये तवक्को थी, हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि जहाँ 6 लाख करोड़ का बजट है, वहाँ से ये हर साल 2,000 करोड़ रुपया लाएंगे और मुमरा कौसा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे। कुछ नहीं किया। ये 15 साल से आमदार है, 15 साल में 7.5 साल ये सत्ता में रहे और 7.5 साल के अंदर ये 3 साल मिनिस्टर रहे, 2.5 साल ये हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे, 6 साल ये मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहे। इन्होंने क्या किया मुमरा के लिए? क्यों नहीं हमारे लिए रिपेयर बोर्ड से पैसा ला करके मुमरा कौसा की जो मुमरा कौसा की जो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स है उसके लिए पैसा लाया और उसको रिपेयर करवाया? क्यों इन्होंने मुमरा कौसा के अंदर क्लस्टर डेवलपमेंट को लागू करवाया? क्यों इन्होंने मुमरा कौसा के अंदर माडा जैसे स्कीम ला करके गरीबों के लिए फ्री हाउसिंग का, इन्होंने हाउसिंग फॉर डिसाउस जो कहते हैं या PAP कहते हैं, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे घर बनाने की कोशिश की? कुछ नहीं किया। इनको फिक्र कहाँ की थी? जोगेश्वरी की, परेल की और पूरे मुंबई की, मगर मुमरा की फिक्र नहीं थी। अभी जो इलेक्शन होंगे उसमें जाहिर है कि इंडिया अलायंस में होगा, तो आप कांग्रेस के हैं तो अलायंस की फाउंडेशन में रहेंगे आप, तो आपका जो सपोर्ट है वो व्हाट्सएप को होगा, लेकिन आपकी नज़दीकियाँ दूसरी तरफ से आपको CP अजित पवार गुट की तरफ भी देखी जा रही है, ऐसा जनता में भी चर्चा है, तो आपका सपोर्ट किधर से रहेगा? नदीम लारी साहब, मैं कांग्रेसी होने से पहले मैं एक मुसलमान हूँ। कांग्रेस मेरे लिए बाद में, मेरा धर्म मेरे लिए पहले है। और अगर मेरे धर्म का कोई अगर नुमाइंदा का जीत करके आता है, या मेरा घर का अगर नुमाइंदा, मेरे धर्म का अगर कोई कैंडिडेट MLA बनने की कोशिश करता, तो मेरा फ़र्ज़ पहला, मेरा मजहबी फ़र्ज़ ये होगा कि मैं अपने भाई की, जो मेरा कलमी को भाई है, उसके लिए मदद करूँ। और मैं नजीमुल्लाह साहब के लिए, मैं इसी के लिए नजीमुल्लाह साहब के साथ में रहूँगा और नजीमुल्लाह को जिताने की। लेकिन जो उनकी पार्टी का अलायंस है जी, वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट के साथ में है जी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये गुट जो है हिंदुत्व की तरफ जो है झुका हुआ है, उस पर आप किस तरह से, आप उस पार्टी के साथ, आप नजीमुल्लाह अगर है आज़ाद खड़े होते हैं, हम आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं वो हिंदुत्व के साथ में खड़ी हुई है, क्या कहेंगे आप? जी, ऐसा है कि अभी तो बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स होने बाकी हैं। धीरे धीरे देखते जाइए। हम भी जब लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम हर चीज़ को दिमाग में रख कर के कोशिश करते हैं। आप ये बात तो जो जानते हैं कि मैं पॉलिटिकली मैच्योर्ड आदमी हूँ, तो मैं अगर इतना बड़ा स्टेप अगर ले रहा हूँ कि मैं नजीमुल्लाह साहब को एक BJP के साथ वाली पार्टी के साथ में मिल करके अगर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ सोच करके हमने किया होगा। और नजीमुल्लाह साहब खुद एक सियासी शऊर रखने वाले इंसान है, एक पॉलिटिकल मेजॉरिटी रखने वाला इंसान है। अगर BJP के साथ वाली पार्टी के साथ मिल करके अगर वो MLA का इलेक्शन लड़ रहा है, तो कुछ सोच समझ के लड़ रहा होगा। आपकी सोच ये बता रही है, और जो सियासी गलियारों में जो चर्चा है कि अजित पवार गुट इलेक्शन से पहले अलग हो जाएगा, इसको ताकत पहुँच रही है। मैं एकदम खुल करके तो नहीं बोलूँगा, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे सामने BJP का कैंडिडेट होगा। ओके, ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए।